चलिए दर्शकों, तो ये हाथी गुफा अभिलेख के बारे में कुछ जानकारियां हैं। और हाथी गुफा अभिलेख को भारत में सबसे प्राचीन प्रमाण के रूप में, इंस्क्रिप्शन या अभिलेख के रूप में जाना जाता है, जिसमें भारतवर्ष शब्द की बात की गई। ब्राह्मणवादियों ने भारतवास शब्द को भारतवर्ष कर दिया गया है। और ये जो प्रकृत भाषा का शब्द था, जिसमें भारत भी अलग तरीके से लिखा जाता है, उसे आज भारतवर्ष कह देते हैं ब्राह्मणवादी मीडिया के लोग। तो हम इसी अभिलेख को देखते हैं कि जिस हाथी गुफा अभिलेख के नाम पर यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि इस हाथी गुफा अभिलेख में जो राजा खारवेल हैं, जो कि जैन समुदाय के बताए जा रहे हैं इनके द्वारा, वो ये भारतवर्ष शब्द इस्तेमाल जो कर रहे हैं, वो वास्तव में ये इनका दावा है, ब्राह्मणवादी मीडिया का दावा है कि इनके भरत ऋषि या भरत राजा के संदर्भ में कर रहे हैं। ठीक है। इस दावे की पुष्टि के लिए, इस दावे के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए हम इस हाथी गुफा अभिलेख को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या इसमें किसी किस्म की दम है या नहीं है, या फिर ये भारतवर्ष शब्द उन क्षेत्रों के लिए है, उन राजाओं के लिए है जो कि बौद्ध हैं और बौद्ध क्षेत्रों के लिए हैं। खारवेल आखिर क्या कहना चाहता था? खारवेड़ा नाम था प्रकृत भाषा में, और वास्तव में वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसी चीज की पुष्टि करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाथी गुफा शिलालेख अभिलेख। ठीक, सारी जानकारियां दर्शकों मैंने इन्हीं लोगों की किताबों से, इन्हीं लोगों के जानकारियों से ली हैं, ताकि ये किसी किस्म के डेटों तारीखों को लेकर हमारे ऊपर आरोप ना लगाएं कि हम अपने सम्यक प्रकाशकों की डेट और तारीख लेते हैं। तो इन्हीं की तारीख है, इन्हीं की सरकार की तारीख है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन तारीखों की पुष्टि करती है, जिन नामों की, जिन धर्मों की, उन्हीं के आधार पर ये पूरा विश्लेषण हम आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए, हाथी गुफा शिलालेख। भारत के उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में हाथी गुफा नाम का एक गुफा में ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण प्रकृत भाषा में 17 पंक्तियों का शिलालेख है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी ईसवी के बीच का समय इसे कलिंग साम्राज्य के जैन राजा खारवेल के द्वारा खुदवाया गया था। ये इनका कहना है। ठीक, ये बता रहे हैं। देखिए, ये हाथी गुफा अभिलेख की स्थिति है, इस तरह का अभिलेख है। इसका ज्यादातर क्षरण हो चुका है, डिग्रेडेशन हो गया है, और अब ये पढ़ने की स्थिति में तो है नहीं। इन्होंने जो भी हमारे सामने 17 पंक्तियां पढ़कर हमारे सामने इस अभिलेख की रखी हैं, इसमें से ज्यादातर इनके अनुमान हैं, और अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग अनुमान हैं। इसलिए हाथी गुफा अभिलेख के संदर्भ में कोई स्पष्ट जानकारियां अभी भी नहीं दिखाई देती। इसमें अलग अलग इन्फ्लुएंसेस हैं, जो सबसे ज्यादा मान्य है उन्हें हम ले लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, लिखा किसमें है? प्रकृत भाषा में है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईसवी के बीच का है। पहली शताब्दी ईसवी के बीच का बताया जाता है। कलिंग का है, उदयगिरी पहाड़ी भुवनेश्वर के आसपास का है। देखिए, इस तरह का था ये हाथी गुफा अभिलेख। और इसमें देखिए, बाद में कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। ओरिजिनल तो बहुत खराब था, बाद में सरकार ने ये जो पिलर्स विलर्स बनवा दिए ताकि इसे सपोर्ट मिले। ये ओरिजिनली तो बहुत ही क्षण विण स्थिति में था। ठीक है, आगे देखिए, खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख देखिए उदयगिरी में पाया गया है, जो कि भुवनेश्वर अंतरराष्ट्रीय अड्डे से 5 किलोमीटर की दूरी पर। यह पूरी इसकी जानकारी दी हुई है। उदयगिरी पहाड़ी रानी गुफा जैसे कई प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई है और गुफाओं की मेजबानी करती है। इसमें रानी गुफा पश्चिम में, उदयगिरी पहाड़ियां, ऐसे करके ये जानकारी बताई गई है इसमें क्या क्या है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक, और उसके बाद देखिए इसमें खोजकर्ता क्या है, तो ये खोज क्या हुई है इसे देख लेते हैं। ठीक, 1885 में कीटों के द्वारा तैयार किए गए नेत्र प्रति 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा प्रकाशित की गई, और उसके बाद 1877 में अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा ट्रेस प्रकाशित किया गया। तो इस अभिलेख की देखिए लंबे समय, बहुत पहले से ट्रेसिंग ब्रेसिंग होती रही और अलग जानकारियां देती रही, अलग अलग बातें हमारे सामने आती रही। 17 पंक्तियों वाला शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, उत्कीर्ण किया गया है। ये देख लीजिए, इसमें टोटल 17 पंक्ति हैं। और इस शिलालेख के संदर्भ में क्या कहते हैं एएल वाशम, क्या कहते हैं? इतिहासकार हैं एएल वाशम, बड़े क्रिटिकल हिस्टोरियन हैं, ब्राह्मणवादी जो मैक्सिस्ट हिस्टोरियन होते हैं उनमें इनकी गिनती होती है। ये क्या कह रहे हैं इसके संदर्भ में? तो उनका कहना है कि इसकी रचना अत्यंत अस्पष्ट प्रकृत भाषा में की गई है, और इसके अक्षर सदियों के तत्वों के कारण, संपर्क में आने के कारण बुरी तरह से खराब हो गए। कुछ स्थानों पर काफी अस्पष्ट हैं। हाथी गुफा शिलालेख लंबे समय से इतिहासकार और पुरातत्वविदों के बीच विवाद का विषय बना है। तो दर्शकों, ये जो हाथी गुफा शिलालेख है, जिसमें कि इसमें भारतवर्ष शब्द इनके भरत ऋषि के नाम पर किया गया है। एएल वाशम जो कि हिस्टोरियन है,
काफी क्रिटिकल हैं। वो कहते हैं कि भाई इसमें जो चीजें हैं वो अस्पष्ट हैं, दे आर नॉट क्लियर, और इतिहासकारों में इसको लेकर काफी विवाद है। आगे देखिए, ठीक है। आगे क्या कहता दिखाई देता है, देखिए इसमें अलग अलग पंक्तियां हैं और ज्यादातर पंक्तियों के क्षरण ही हो चुके हैं, ये इसमें बताते दिखाई देते। चलिए, अब मुद्दा इसकी तारीख को लेकर है, तारीख को लेकर भी काफी विवाद है, ठीक। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद से देख लीजिए तारीख को लेकर विवाद चला। वूलर जो हैं उन्होंने अलग तारीखें सुझाई हुई थी, जायसवाल और बनर्जी जो हैं इन्हें अलग तारीख बताते हैं। जायसवाल और बनर्जी जो हैं इन्हें आजकल ज्यादा मान्यता मिली हुई है इस हाथी गुफा शिलालेख के संदर्भ में, 2वीं शताब्दी से पहले का नहीं है, इनका ये कहना है। और अंत में देखिए, जो भारत सरकार है इसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के दशक के आसपास मानती है। तो भारत सरकार ने इसे क्या माना, ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व यानी 1st सेंचुरी एडी के उत्तरार्ध और पहली शताब्दी ईसवी के दशक के बीच में, यानी 1st सेंचुरी बीसी से लेकर 1st सेंचुरी एडी के बीच सरकार सहमत है कि हाथी गुफा लेख कभी इन्होंने खारबेल ने लगवाया होगा। बाकी हिस्टोरियन के अलग अलग दावे हमारे सामने हैं। आगे देखिए, शिलालेख की 17 पंक्तियां कई लोगों के द्वारा भिन्न प्रकार के अनुवाद किए गए हैं। एपिग्राफ इंडिया के वॉल्यूम 20 में जायसवाल और बनर्जी द्वारा प्रकाशित अनुवाद अन्य विद्वानों के वैकल्पिक पाठ के साथ यहां पर दिया गया है। तो ये जायसवाल और बनर्जी का अनुवाद है, ये एपिग्राफिक ऑफ इंडिया में सरकार ने छपवाया है, इसलिए हम इसे प्रमाणित मानकर यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, प्रमाणित मान रहे हैं, इसमें बात की गई। अब देखिए इसमें बहुत सारी जानकारियां बड़ी अस्पष्ट हैं, इसमें समझ पाना मुश्किल है। मैं आपको सार भी बता दूंगा कि इस अभिलेख का सार क्या है, ठीक। अहर्तों को नमस्कार, पहले देखिए पहली लाइन जो है इसमें कहती है, अहर्तों को नमस्कार, सभी सिद्धों को नमस्कार, प्रसिद्ध का खारवेल के द्वारा एरा महान राजा महामेघवाहन के वंशज चेदी राजवंश के। अब दर्शकों इसमें महामेघवाहन के वंशज चेदी की बात की गई। महामेघवाहन वंश जो था, चेदी यानी उड़ीसा की बात हो रही है, उड़ीसा में राज करता था। अशोक ने जब उड़ीसा पे हमला किया था, कलिंग पर हमला किया था, तब महावेग वंश का ही राजा वहां पे राज कर रहा था। महावेग वंश के जो राजा हैं ये बुद्धिस्ट होते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि हिस्टोरियनों ने ये जो हाथी गुफा अभिलेख है इसके राजा खारवेल को जैन बता दिया है। और क्यों? क्योंकि उसने इस अभिलेख की शुरुआत जैन धर्म के कुछ प्रार्थनाओं और उनकी पूजा पाठ से की है, जबकि ये खारवेल जो है ये सभी धर्मों का संरक्षक है, ऐसा खुद अंत में कहता है। और उसका निजी धर्म क्या है इस अभिलेख में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसे इसका जो वंश है महावेगवाहन वंश, ये तो बुद्धिस्ट था, और इस खारवेल राजा को आज के इतिहासकार जो हैं जैन बताते हैं। तो चलिए हम जैन के आधार पर भी मूल्यांकन कर लेते हैं, हमें उससे परेशानी नहीं है। हम इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे कि कौन जैन है बौद्ध है, हमें उस शब्द से मतलब है और उस शब्द के परिभाषा से मतलब है, उन दो चीजों से मतलब है, ठीक। आगे देख लीजिए, उसके बाद ये जैन जो हैं अहर्त हैं उन्हें नमस्कार करके शुरू हुआ है हाथी गुफा अभिलेख। और इसमें देखिए कई सारी जानकारी हमें दिखाई देती हैं, ठीक। इसमें देखिए राजा जो सतकर्णी राजा हैं उन पर अभियान करने की बात इसमें दिखाई देती है। इसे इसने सतकमनी कहा, सतकम्पनी राजा के ऊपर इसने खारवेल ने कुछ सैन्य अभियान किए, इसकी बात दिखाई देती है, ठीक है। तो राजा सतकर्णी है, और सतकर्णी कौन थे ये आपको पता ही है, कौन राजा सतकर्णी शब्द इस्तेमाल करते थे। तो सतकर्णी राजाओं पे हमला किया इसने, तो ये 1st सेंचुरी के आसपास का होगा, और आसपास का ही कहीं रहा होगा। उसके बाद देखिए इस अभिलेख में देखिए अगर हम देखें तो रथिकों और भोजों पर भी हमला करने की बात की हुई है, उन्हें भी इसने लड़ाई लड़ी है, ऐसे दावे इसने किए हुए हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो मोटी मोटी बात दिखती है, नंद राजा जो थे, राजा नंद थे, महापद्मानंद था, वो उड़ीसा से एक जिन की मूर्ति उठाकर ले गया था। राजा खारवेल भी वापस उस मूर्ति को वापस लेकर आया, जिनसेन की मूर्ति जैनों के गुरु हैं उनकी मूर्ति बताई जाती है, उसकी भी बात यहाँ पर की गई है, लेकिन सरकार इसे अप्रमाणित मानती है, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देख लीजिए, फिर इसमें देखिए ग्रीक राजा जो हैं, यवन राजा डिमी का उल्लेख आता है, डिमिट्रस के रूप में रोमिला थापड़ ने इसकी पहचान की है। कुछ लेखक इसे बैक्टीरिया का कोई और छोटा राजा मानते हैं, लेकिन ये पक्का है कि कोई ग्रीक राजा था। और ये जो डिमिट्रिस और ग्रीक राजा थे जिनसे इसने लड़ाई लड़ी, किसने?
खारवेल ने, ये सारे बुद्धिस्ट थे। ठीक, तो खारवेल बुद्ध राजाओं से लड़ाई लड़ रहा है। अब खुद बुद्धिस्ट है कि नहीं ये तो उसे जैन बताते हैं, और हम चलिए इसी को ले लेते हैं। तो खारवेल एक जैन राजा के रूप में ग्रीक राजा से लड़ाई लड़ रहा है जो कि बुद्धिस्ट है। वो सतकर्णी राजाओं से लड़ाई लड़ रहा है जो कि बौद्ध धर्म के संरक्षक हैं। सातवाहन राजा बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने बुद्धिस्टों की तमाम सारी क्या बोलते हैं मदद की, और तमाम सारे बौद्ध विहार वगैरह उनके काल में बने। तो एक तरफ ये दक्षिण में सातवाहन लोगों से लड़ता है, दूसरी तरफ उत्तर में आके ये ग्रीक राजाओं से लड़ता है डेमेट्रियस के रूप में। ठीक, चलिए डेमेट्रियस ना भी हो और कोई सा ग्रीक राजा हो, लेकिन इंडो ग्रीक तो था, और ये इंडो ग्रीक लोग जो हैं ये बुद्धिस्ट हुआ करते हैं, ये उनसे लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद ये 17 में से कुछ और विजय अभियान ये करते हैं खारवेल। और उसके बाद देखिए हम ये देखते हैं कि भाई इनकी 10वीं लाइन जो है राजा खारवेल की, वहां ये भारत शब्द का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। और 10वीं लाइन है कहां, तो देखिए 8वीं लाइन में ये राजा डेमेट्रियस यानी ग्रीक राजा का उल्लेख करते हैं जिनसे इन्होंने लड़ाई लड़ी। और 10वीं राजा में उससे पहले सतकर्णी राजाओं से लड़ाई लड़ी, इसका उल्लेख करते हैं। भोजों से लड़ाई लड़ी, उसका उल्लेख करते हैं। और इन लड़ाइयों के बाद 10वीं लाइन में ये क्या कहते दिखाई देते हैं, ये कह रहे हैं कि दंड गठबंधन और सुलह की 3 गुना नीति का पालन करते हुए, ठीक, दंड गठबंधन और सुलह की 3 गुना नीति का पालन करते हुए, यही लाइन दर्शकों मूल मुद्दे की है कि राजा खारवेल ये कह रहा है, जिसे ये जैन राजा बता रहे हैं, तो उसने दंड की, सुलह की और गठबंधन की तिगुनी नीति पालन की, यानी 3 नीति का पालन करते हुए भरतवास के खिलाफ एक अभियान भेजा। भरतवास शब्द इस्तेमाल किया गया है। ठीक, प्राकृत भाषा में तो उसका उच्चारण ही अलग होता है, ये तो इन्होंने उच्चारित कर दिए हैं बैनर्जी और इन्होंने। चलिए इनके इफेक्ट को हम लेके चलते हैं कि राजा खारवेल कह रहा है कि भरतवास के राजाओं के खिलाफ इसने युद्ध अभियान भेजा। ठीक है, तो ये 10वीं लाइन जो है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन की, इसमें हम देखते हैं कि हमारे भारत के इतिहास में पहली बार औपचारिक रूप से भारत शब्द या भरतवास शब्द हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो राजा खारवेल ने भरतवास के राजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मोटा मोटा ये कहानी हमारे सामने निकल कर आती है, इसमें हम बहुत सारा गुणा भाग लगाएं तो कोई मतलब का नहीं दिखाई देता। ठीक, राजा खारवेल ने क्या किया, ऊपर हम देखते हैं तो ये सतकर्णी राजाओं से लड़ता है। हम ये देखते हैं उससे पहले ये ग्रीक राजाओं से युद्ध करने की बातें कहता है। तो ग्रीक जो है इंडो ग्रीक्स, ये तो भारत में आकर बुद्धिस्ट हो गए थे। ठीक, फिर ये क्या बोलते हैं सातवाहन या सतकर्णी राजाओं से लड़ाई लड़ता है, वो भी बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, उनसे लड़ाई। फिर ये कहता है कि किसी भरतवास के राजाओं के खिलाफ इसने तिगुना नीति अपनाई, 3 गुना नीति अपनाई, जिसमें दंड देना, गठबंधन करना और सुलह करना है। भरतवास के राजाओं के खिलाफ इसने नीति अपनाई। अब ये भरतवास के जो राजा हैं जिनकी बात ये कर रहा है, इसके आधार पर हमारे ब्राह्मणवादी गोदी मीडिया ने कह दिया कि भरतवास का मतलब जो भरत शकुंतला दुष्यंत के भरत राजा पुत्र थे, उन्होंने ही पूरे देश पर राज किया था और उन्हीं के नाम पर भरतवास है, ऐसा दावा हमारे ब्राह्मणवादी मीडिया का है या गोदी इतिहासकारों का है, ये उनका दावा है। ठीक, लेकिन इस दावे के पक्ष में उनके पास कोई प्रमाण उपस्थित नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ प्रमाणों की कोई कमी ही नहीं है कि भाई ये जो बात कह रहा है कौन, ये राजा खारवेल जो कि जैन बताया जा रहा है। ठीक है कि नहीं हम उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, हमें भरतवास से मतलब है। ये जैन राजा बताया जा रहा है और ये कुछ राजाओं के खिलाफ लड़ रहा है जिन्हें वो कह रहा है भरतवास के राजा हैं, भरतवास के राजा। अब ये भरतवास किस क्षेत्र को कह रहा है, दर्शक को हमारे सामने यही प्रश्न है। क्या कलिंग यानी उड़ीसा, उड़ीसा के उत्तर में अगर हम देखें, थोड़े से उत्तर की तरफ हम जाएं तो वहां हमें बुद्ध के निवास स्थान मिलते हैं जहां बुद्ध ने अपने जीवन चक्र पूरा किया। वही अगर हम देखें तो तमाम पटना के आसपास के क्षेत्र, पाटलिपुत्र के आसपास के क्षेत्र, और अगर हम देखें तो वहाँ राजगृह का क्षेत्र वगैरह, वही क्षेत्र हमें दिखते हैं। और क्या खारवेल का कहने का तात्पर्य उन राजाओं से है जो कि बुद्ध के निवास स्थान में निवास करते हैं, भरतवास में निवास करते हैं, अर्थात आज का जो क्या बोलते हैं कुशीनगर हो गया, वहां की बात हो रही है, या फिर उत्तर भारत के राजाओं की बात हो रही है जिसमें तमाम सारे डिमेट्रियस जैसे राजा हैं जो कि बुद्ध धर्म अपना लिए? क्या ये भरतवास उसे कह रहा है?
ये हमारे क्वेश्चन है भाई। कोई भरत ऋषि थे नहीं, ना शकुंतला थी, ये तो नॉनसेंस है, खारिज हो गया। लेकिन ये राजा खारवेल ने कुछ राजाओं को भरतवास का राजा कहा। भरत मतलब बुद्ध, ऐसा प्रमाणित करती है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। और भरतवास यानी बुद्ध के निवास स्थान, जहां बुद्ध ने निवास किया, निश्चित रूप से उत्तर भारत के क्षेत्र होने चाहिए। और उत्तर भारत में बुद्ध की कर्म भूमि, जहां बुद्ध ने अपना जीवन बिताया, अगर हम देख तो पटना के आसपास का वो पूरा क्षेत्र है, राजगृह के आसपास का वो पूरा क्षेत्र है जहां बुद्ध विचरण करते रहे, वहां की बात है। वहां के राजाओं से, भरतवास के राजाओं से इसने युद्ध किया। ये हमें समझ में आता है भी भरतवास किसे कह रहा है और इतिहासकार क्या कहते हैं। देखिए, तो हम नीचे की तरफ जाएं तो हमें नीचे पता चलता है कि ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत हैं। देखिए आगे देखिए, ग्रीक राजा डिमेट्रियस की जाती है शासन 10वें वर्ष में उसने गठन, ये आगे लिखा। और आगे देखिए, ज्यादातर लेखक इतिहासकार क्या मानते हैं कि ये जो भरतवास शब्द है ये किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल कर रहा है खारवेल। उसे अगर आप ध्यान से देखें तो भरतवास के राजाओं को हराने के लिए अपनी सेनाएं भेजी, ये उसने लिखा है 10वीं लाइन में खारवेल ने। ये भरतवास शब्द का पहला अभिलेख संदर्भ में है और यही पहली बार भरत शब्द आया हुआ है, भरतवास शब्द आया है। यहाँ भरतवास का तात्पर्य संभवतः उत्तर भारत से है। ऐसा कहा जाता है कि उसने भरतवास के उन राजाओं से रत्न और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी थी और उन्हें अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो उत्तर भारत, ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि राजा खारवेल जो भरतवास के राजाओं को हराने का दावा कर रहा है, खारवेल एक जैन है, वो भरतवास के राजाओं को हराने की बात कहता है। और ये भरतवास का क्षेत्र कौन सा है, तो ये उत्तर भारत की बात कर रहा है, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है। कलिंग के नॉर्थ इंडिया में कौन से क्षेत्र हैं, वहां पटना है, वहां राजगृह है, वहां बुद्ध की जन्मभूमि कर्म भूमि है, वही है। ठीक, आगे देखिए एक और साइड वो क्या कहती है, एक और साइड कहती है कि भौगोलिक अर्थों में भरतवास भारत की सबसे पहले दर्ज उपयोग राजा खारवेल पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हाथी गुफा अभिलेख में है, जहां केवल उत्तर भारत के सीमित क्षेत्र अर्थात भाग को लागू होता है, मगध के पश्चिम में गंगा के आसपास। ठीक, तो 2-3 और जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी लेखक हैं, वो इस बात पे सहमत हैं कि खारवेल जो भरतवास शब्द लिख रहा है अपने अभिलेख में, उसका तात्पर्य उत्तर भारत के से है, उत्तर भारत के क्षेत्रों से है। उत्तर भारत में विशेषकर पटना, विशेषकर कुशीनारा या कुशीनगर जो अब हो गया वहां का क्षेत्र, बुद्ध की कर्म भूमि, बुद्ध की जन्मभूमि, वहीं क्षेत्रों को यह भरतवास के राजा कह रहा है। ठीक है, अब देखिए दर्शकों एक चीज समझिए, वहां जो राजा हैं वो अपने अपने राज्यों के अलग नाम रखते हैं। डेमेट्रियस लोग हैं जो कि शका हैं, कुशाणा हैं, अभी मैं बताऊंगा कि इसके समय में कौन कौन से राजा थे, वो अपने अपने राज्यों के अलग नाम रखते हैं। पर ये राजा खारवेल उत्तर भारत के राजाओं को, मगध के आसपास के राजाओं को भरतवास का राजा कह रहा है। ठीक, अब इसे समझिए कि भरतवास के राजा ये किसे कह रहा है, बुद्ध राजाओं को कह रहा है, ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं। और जिस क्षेत्र की तरफ ये इशारा कर रहा है वो भी बुद्ध की कर्म भूमि है। और आर्य मंजूश्री मूलकल्प ये कहती है 6ठी शताब्दी ईस्वी की कि भरत बुद्ध का ही एक नाम है। अगर आप इन अनुमानों को लगाएं, इन रेफरेंसेस को लें कि बुद्ध का ही एक नाम भरत है, तो ये जो राजा हाथी गुफा अभिलेख लिखने वाला खारवेल है, ये बुद्ध की कर्म भूमि के क्षेत्र को भरतवास कह रहा है और वहां रहने वाले बुद्धिस्ट राजाओं को हराने के संदर्भ में भरतवास कह रहा है। अगर आप इस थ्योरी को समझें और इस गुणा भाग को समझें या बिठाएं तो आपको बड़ी सार्थक नजर आएगी ये पूरी बात। क्यों? क्योंकि बुद्ध को एक साहित्यिक स्रोत से यानी आर्य मंजूश्री मूलकल्प से यह सिद्ध होता है कि बुद्ध को भरत कहा गया। और ये जो जैन राजा है खारवेल, ये अपने उत्तर भारत के भरतवास के राजाओं को हराने की बात करता है। भरत यानी बुद्ध, वास यानी उनका निवास स्थान, वहां के राजाओं को इसने हराया और वहां के ज्यादातर राजा बुद्धिस्ट थे। तो हमारे सामने दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, ये अपने उत्तर भारत के बुद्धिस्ट राजाओं को हराने की बात कह रहा है, और दूसरा, भरतवास मतलब बुद्ध के निवास स्थान, जहां बुद्ध निवास करते थे, वहां के राजाओं को हराने की बात कह रहा है। दो तरह के निष्कर्ष हमारे सामने निकलते हैं। ये दोनों ही निष्कर्ष हमें इस ओर इशारा करते हैं कि भाई हाथी गुफा अभिलेख में भरतवास का तात्पर्य बुद्ध के निवास या बुद्धिस्ट राजाओं से ही है। ठीक है,
तो इस समय फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी के मध्य उत्तर भारत के क्षेत्र के संदर्भ में ही भरतवास शब्द हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल ने इस्तेमाल किया है। इसकी संभावनाएं सर्वाधिक हैं और किसी शांतनु दुष्यंत के राजा पुत्र के नाम पर यह भरतवास शब्द इस्तेमाल कर रहा होगा तो यह संभव नहीं दिखाई देता, क्योंकि शांतनु दुष्यंत और उनके पुत्र का क्षेत्र तो कुरुक्षेत्र के आसपास है, ना कि उत्तर भारत के खारवेल के उत्तर के क्षेत्र में या कलिंग के उत्तर के क्षेत्र में, वो मिलता नहीं। दूसरा, अगर हम इस चीज को इस बात से भी समझें कि कोई जैन राजाओं जो थे, जैन थे, मुनि थे, और उनके जो थे ऋषभ देव थे, उनके पुत्र का नाम भरत था और उसके नाम पर भरतवास बोल रहा है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये खुद जैन है। तो ये किसी और क्षेत्र को भरतवास क्यों कहेगा? ये तो फिर अपने कलिंग को भी भरतवास कहता। ठीक, तो किसी जैन राजा के पुत्र यानी भरत, जो इनके ऋषभ देव थे, उनके पुत्र के नाम पर ये भरतवास कहा होगा इसने, ये बिल्कुल खारिज होता है, इसमें कोई दम नहीं है। क्योंकि फिर अपने कलिंग को भी भरत कहता, भरत प्रदेश कहता, लेकिन अपने कलिंग को छोड़कर, चूंकि ये जैन राजा है, ये अपने कलिंग को छोड़ रहा है और उत्तर के राज्य उन्हें भरतवास कह रहा है, जो कि बुद्ध की कर्मभूमि है, बुद्ध के क्षेत्र हैं, और वहां राज करने वाले राजा भी बुद्धिस्ट ही हैं, जिनकी लिस्ट अभी निकाल कर मैं आपको दिखाता हूं। तो हमारे सामने जो भरत शब्द है राजा खारवेल में इस्तेमाल किया, इसकी दो संभावनाएं स्पष्ट दिखती। पहली संभावना, उत्तर भारत के राज्यों की बात कह रहा है, इस बात पर सारे इतिहासकार सहमत हैं कि उत्तर भारत के किन्हीं राजाओं को हराने की बात है। आगे मैं दक्षिण भारत की भी आपको मूल्यांकन कर दूंगा कि दक्षिण भारत की कहेगा, तब भी वहां पे जो सतकर्णी राजा हैं वो भी बुद्धिस्ट ही हैं। ये कहीं की बात कह दे, अंत में से किसी ना किसी बुद्धिस्ट राजा से ही लड़ना है। ठीक, क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी एडी से बीसी के बीच में इसके विरोधी सारे बुद्धिस्ट राजा ही हैं। तो कोई थ्योरी स्टैब्लिश ही नहीं कर सकते आप। ये कह रहा है कि भाई भरतवास के राजाओं को इसने हराया, तो हर तरह से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं चले जाएं, वहां या तो बुद्धिस्ट राजा हैं या बुद्ध के क्षेत्र हैं। ठीक, तो आपको अंत में यही मानना पड़ेगा कि भरतवास का तात्पर्य या तो बुद्धिस्ट राजाओं से है या बुद्ध के निवास स्थान से। अदर देन दिस नन ऑफ द थ्योरी यू कैन एस्टैब्लिश विद दिस फैक्ट। इसके अलावा कोई भी थ्योरी आप इस तथ्य से स्थापित नहीं कर सकते कि हाथी गुफा अभिलेख में जो भरतवास के राजाओं को हराने की बात ये खारवेल कर रहा है, वो कौन है? वो या तो बुद्धिस्ट होंगे या बुद्ध के निवास स्थान। चूंकि ज्यादातर इतिहासकारों ने, ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने, ये माना कि इसने उत्तर भारत के कलिंग के, उड़ीसा के उत्तर भारत के कुछ राजाओं को हराया और उन्हें इसने भरतवास कहा, जिसके मैंने उदाहरण दिए, तो हम ये मान सकते हैं कि निश्चित रूप से इसने उत्तर भारत के कुछ राजाओं को हराया होगा। जो कौन राजा है उनकी लिस्ट में अभी आपको दिखाता हूं, वो सब बुद्धिस्ट हैं। और वो जो क्षेत्र है जिसे ये भरतवास कह रहा है, वो क्षेत्र बुद्ध की कर्मभूमि है। बुद्ध ही वहां पर रहे, बुद्ध ने अपना पूरा जीवन बिताया। वो क्षेत्र है पटना के आसपास के क्षेत्र, पाटलिपुत्र के क्षेत्र, वो क्षेत्र है कुशीनगर के आसपास के क्षेत्र, वो क्षेत्र पूरी बुद्ध की कर्मभूमि है, जहां के राजाओं को हराने की बात कहते हुए ये भरतवास की बात कह रहा है। और वहां के राजा अपने अपने राज्यों का अलग अलग नाम रखते हैं, इसलिए उन्हें सामूहिक रूप से इसने कहा भरतवास के राजाओं को मैंने हराया। निश्चित रूप से इसका कहने का तात्पर्य बुद्ध के निवास स्थान से ही है। और यह बात प्रमाणित फिर होती है आर्य मंजुश्री मूल कल्प से, जहां पर बताया गया कि भरत का तात्पर्य बुद्ध है और यहां भरतवास का तात्पर्य पहली शताब्दी में बुद्ध का निवास स्थान है। यह थ्योरी सटीकता से इस भरतवास के शब्द पर, खारवेल के जैन होने पर और उसके आसपास के सभी बुद्धिस्ट राजाओं की स्थिति के आधार पर फिट बैठती है। ये एकमात्र थ्योरी है जिससे आप सिद्ध कर सकते हो कि खारवेल के खाते हुआ अभिलेख में भरतवास का तात्पर्य बुद्ध ही है, बुद्ध के निवास स्थान ही है या बुद्ध राजा ही है। और कोई थ्योरी इस पे आप फिट नहीं बैठा सकते, ना तो जैन ऋषभ देव के पुत्र की थ्योरी, क्योंकि अगर जैन ऋषभ देव का पुत्र होता तो स्वयं जैन है, अपने कलिंग को क्यों अलग करता, उसमें भरतवास में खुद को भी जोड़ता। ठीक, निश्चित रूप से जैन है और बुद्ध राजाओं को यह कह रहा है कि भाई भरतवास के राजाओं को हराया। और अगर कोई शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर यह बात कहता, तो फिर वो तो शकुंतला दुष्यंत का पुत्र तो वहां कुरुक्षेत्र में राज करता था, उसके आधार पर इस तरफ के राजाओं को क्यों कहेगा? फिर तो ये पूरे देश के राजाओं के संदर्भ में ये बात कहता। ऑब्वियसली ये कह रहा है इसने भरतवास के क्षेत्रों को, राजाओं को हराया, बाकी राजाओं को हराने की अलग उल्लेख कर रहा है, सतकर्णी राजाओं के अलग उल्लेख कर रहा है,
डिमिट्रिस के अलग उल्लेख कर रहा है, भरतवास के राजाओं का अलग उल्लेख कर रहा है। निश्चित रूप से इसका भरतवास कहने का तात्पर्य उत्तर भारत के, मगध के, उसके आसपास के राजाओं से ही है, ठीक, और उन्हें ही हराने की बात कह रहा है। और ये पूरी भूमि बुद्ध की कर्मस्थली। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी से फर्स्ट सेंचुरी बीसी के मध्य उत्तर भारत, पटना, उसके आसपास के क्षेत्र को ही खारवेल अपने अभिलेख में भरतवास कह रहा है। और कोई संभावना और कोई थ्योरी इस फैक्ट पर नहीं फिट बैठती। केवल एक ही थ्योरी फिट बैठती है, वो है भरत यानी बुद्ध, और वास यानी उनका निवास स्थान, और वहां के राजाओं को इसके द्वारा हराना। यही स्थापित सिद्धांत है, ये फिट बैठता है। ठीक है, तो ये से समझिए। इसके पक्ष में मैं आपको कुछ और उदाहरण भी आगे देता हूं, स्पिट्जर स्क्रिप्ट पे भी ले जाऊंगा। अभी मैं केवल इतना सा ही नहीं रह गया कि मैंने मुंह से बात कह दी तो प्रमाणित हो गई। अभी हमें और भी ज्यादा प्रमाणों की तरफ जाएंगे, इनके एक एक दावों को परीक्षण करते हैं। तो ये जो हाथी गुफा अभिलेख है खारवेल का, जिसमें भरतवास शब्द इस्तेमाल है, ये उत्तर भारत के कुछ राजाओं को हराने की बात है। उत्तर भारत के जो ज्यादातर राजा हैं वो बुद्धिस्ट हैं, और उत्तर भारत के जिस क्षेत्र में ये राजाओं को हराने की बात कह रहा है वो बौद्ध की कर्म भूमि है, मगध की और उसके आसपास की कर्म भूमि है। तो निश्चित रूप से इसने बुद्ध राजाओं को हराया, और उन राजाओं के निवास स्थान के क्षेत्र को ये भरतवास कह रहा है। भरत मतलब बुद्ध और वास मतलब उनका निवास स्थान। ठीक, तो ये मेरा फाइनल टचअप रहेगा इसके ऊपर कि भाई हाथी गुफा के खारवेल के अभिलेख में भरत शब्द का तात्पर्य बुद्ध से है, और भरतवास का तात्पर्य भरत बुद्ध के निवास स्थान पर रहने वाले राजाओं को हराने से। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए। और फिर ये देखिए मगध पर विजय की बात कहता है। देखिए मगध का भी नाम इसने अलग से बाद में, फिर इसने मगध पर फिर विजय करी। उससे पहले इसने 3 राजाओं को हराया, बाद में फिर मगध के क्षेत्रों पर विजय करने की बात कहता हुआ दिखाई देता है। नंद राजाओं की जो मूर्ति छीन के ले गए थे जिनसेन की, उसे लौटाने की बात कहता है। ये भी अभिलेख मिलते हैं। ठीक, ये बात मिलती है। तो ये इस तरह से हमारे सामने कुछ जानकारियां दिखाई देती हैं। ठीक, तो ये कुछ जानकारियां हमारे सामने हैं और कुछ स्पष्ट जानकारियां इस पे सामने दिखाई दे रही हैं। तो ये हाथी गुफा अभिलेख है दर्शकों, और ये हाथी गुफा अभिलेख से हम इस बात के नतीजे पर पहुंचे कि राजा खारवेल जो है वो खुद को जैन राजा कह रहा है, जैसा कि इतिहासकार कह रहे हैं, और ये अपने उत्तर में रहने वाले बुद्ध राजाओं को हराने की बात कह रहा है। चलिए नक्शे पे चलते हैं, मैप पर चलकर इस चीज को और थोड़ा बेहतर समझते हैं कि हमें नक्शा क्या कह रहा है। हम फर्स्ट सेंचुरी एडी से फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बीच के नक्शे से इस बात को थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आपके सामने ये मैप और रखता हूं, उससे आप थोड़ी समझने की कोशिश करिए। चलिए पहले मैंने ये शेयर कर दिया कि कौन कौन से राजा राज कर रहे थे, थोड़ा इनका परिचय और कर लेते हैं अपन, फिर नक्शे की तरफ चलते हैं, उससे ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाए। दर्शकों थोड़ा सब्र बना के इसे देखिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल मामला है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, पर हिस्ट्री में चीजें गहराई से खोजते समय हमें ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और चीजों को समझने के प्रयास भी करने पड़ते हैं। कई बार चीजें रोचक भी नहीं होती, लेकिन इतिहास बिगाड़ देते हैं ये, क्योंकि हम लोग इन लोगों में रुचि नहीं लेते, इनकी चीजों में रुचि नहीं लेते। ठीक, अब देखिए जब हम इस बात की पड़ताल करते हैं कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व से शताब्दी ईसवी के बीच उत्तर भारत में कौन कौन से राजा थे, जब हम ये देखते हैं एनसीईआरटी तमाम किताबों को खंगालते हैं तो हमारे पास कौन कौन से राजाओं की लिस्ट आती है जो खारवेल के लड़ने वाले राजा हो सकते हैं। देखिए, तो हम ये देखते हैं कि देखिए सबसे पहले देखिए सातवाहन राजाओं की बात आती है। दक्षिण में रहते हैं सातवाहन राजा। सातवाहन साम्राज्य इस अवधि में अधिकांश समय तक उत्तर भारत में प्रमुख शासक रहा। इसकी स्थापना दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से हुई थी और दूसरी शताब्दी ईसवी तक ये चरम पर रहा। सातवाहन लोग बौद्ध धर्म के और हिंदू धर्म के संरक्षक थे। अब दर्शकों इसमें देखिए, ये जो ब्राह्मणवादी लेखक है इन्होंने बौद्ध धर्म पहले लिखा फिर हिंदू धर्म लिखा। असलियत में हिंदू जैसा कोई धर्म तो सातवाहनों के समय था ही नहीं, और ना ही सातवाहन किसी राजा ने कोई हिंदू मंदिर और कोई स्थान बनवाया। निश्चित रूप से सातवाहन लोग बुद्धिस्ट थे, इन्होंने बौद्ध विहार बनवाए, बुद्ध की मूर्तियां बनवाई, तमाम सारे बुद्धिस्ट क्षेत्र बनवाए। तो ये जो सातवाहन राजा जो कि दक्षिण में हैं
उत्तर में थोड़े कम, दक्षिण में ज्यादा हैं। ये इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, लेकिन इन्हें तो अलग से हराने की बात ये कर चुका है, वो भरत शब्द में ये नहीं आते। ठीक, आगे कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य, कनिष्क का कुषाण साम्राज्य तो आपको पता ही होगा कितना बड़ा था। कुषाण साम्राज्य एक विदेशी शक्ति थे जिन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर भारत में शासन किया। दर्शकों, ये सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हो सकते हैं इस खारवेल के कुषाण लोग। कुषाण मूल रूप से मध्य एशिया के थे, लेकिन उत्तर भारत की संस्कृति धर्म अपनाए हुए बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक थे कुषाणों ने, और उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म मध्य एशिया से चीन तक फैल गया। तो दर्शकों, ये कुषाण लोग सबसे बड़े राज्य क्षेत्र पर कब्जा करके बैठे थे उस काल में जब खारवेल राजा हो सकता है। खारवेल फर्स्ट सेंचुरी बीसी से सेंचुरी एडी के बीच था। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता, लेकिन कुषाण राजा भी उसी समय शासन कर रहे थे और कनिष्क इनका सबसे बड़ा राजा हुआ, ये आपको पता है। ठीक, और उसने पूरे मध्य एशिया तक बौद्ध धर्म को फैलाया। कुषाण लोग बुद्धिस्ट थे, भारत में आकर बुद्धिस्ट हो गए। निश्चित रूप से कुषाणों से लड़ाई इसकी हो सकती है, क्योंकि उस काल में सबसे बड़े राजा कुषाणी थे, या किसी कुषाण के कोई फ्यूडल होंगे, इनके सामंत होंगे जो उत्तर भारत में शासन करते होंगे, उनसे लड़ा होगा, ऐसी संभावनाएं अधिक हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट सेंचुरी से बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी के बीच सभी राजा तो बुद्धिस्ट हैं। तो ये खारवेल अपने आसपास एक ही जैन राजा है और उसके आसपास सारे बुद्धिस्ट हैं। ये किसी से भी लड़ना इसे बुद्धिस्ट राजा से ही पड़ेगा। बुद्ध राजा के क्षेत्र को ही इसे भरत क्षेत्र कहना पड़ेगा, और कोई विकल्प इसके पास दिखता भी नहीं हमारे पास। ठीक, देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, मैंने सातवाहन बताए। सातवाहन दक्षिण में और थोड़े से उत्तर भारत में थे। सातवाहन लोग भी बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक थे। बाद में हिंदू लिख जरूर रहे, पर हिंदू धर्म का कोई प्रमाण सातवाहनों के साथ मिला नहीं, केवल बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। केवल सातवाहनों ने संस्कृत भाषा को अपनाया ऐसा दावा करते हैं, लेकिन भाषा आधार पर सातवाहनों को हिंदू धर्म का संरक्षक कहना अल्प रहेगा, कोई प्रमाण नहीं है। सातवाहन निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, इसके पक्ष में अधिक प्रमाण। कुषाण साम्राज्य, कुषाण लोग ज्यादातर बुद्धिस्ट थे, और वो तो बुद्धिस्ट ही रहे पूरे जीवन काल तक, तो निश्चित रूप से बुद्धिस्ट ही होंगे। उसके बाद इंडो ग्रीक्स, हिंद यवन। हिंद यवन देखिए, इन्होंने भी कुछ समय तक शासन किया, फर्स्ट सेंचुरी से लेके और बाद तक, और ये भी बुद्धिस्ट लोग हैं। देखिए हिंद यवन, देखिए ये भी बौद्ध धर्म के संरक्षक हैं, ऐसा ये लोग किताबों में पढ़ाते हैं, तो इन्हीं के फैक्ट को लेके चल रहा हूं मैं, अपने फैक्ट तो बता भी नहीं रहा। ठीक है, तो हिंद यवन जो थे वो भी बुद्धिस्ट थे। उसके बाद पश्चिम के क्षत्रप। पश्चिम में कुछ क्षत्रप हुआ करते थे, और शक लोग थे, वो अपने पीछे क्षत्रप व्यवस्था छोड़ गए। तो पश्चिम के क्षत्रप, शक क्षत्रप जो हैं, अगर आप उन्हें देखें तो वे भी बुद्धिस्ट हैं। देख लीजिए, इन्हें भी बुद्धिस्ट बताया जा रहा है, ये भी बुद्धिस्ट हैं। कलिंग का, और देखिए कलिंग की महामेघ वंश राजवंश, कलिंग वंश जिससे खुद ये खारवेल है, उसे इतिहास क्या बताता है, तो उसे भी बौद्ध धर्म का ही संरक्षक बताते हैं। कलिंग क्या स्वयं मेघ वंश, वाहन वंश जो है, वो भी बुद्धिस्ट ही था। हालांकि खारवेल को ये लोग जैन कह देते हैं, चलिए हम उसे जैन मान लेते हैं, उसके परिवार बुद्धिस्ट रहा होगा, हम इसे भी मान लेते हैं, पर ये है तो जैन ही, ठीक है, तो बुद्धिस्ट ही। तो यहां तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी के मध्य पूरे भारत के ही ज्यादातर, उत्तर भारत पूरे राज्य बुद्धिस्ट हैं, क्षेत्र बुद्धिस्ट हैं। जब सभी बुद्धिस्ट राजा हैं और उनमें से किसी राजाओं को हराने को ये खारवेल कह रहा है भारतवर्ष के राजाओं को हराया, तो भाई ये शकुंतला दुष्यंत कहाँ घुसा दिए इन लोगों ने, कैसे घुसाए? ठीक, ये बड़ी परेशानी है। बौद्ध राजाओं को हराएगा तो बुद्ध के नाम पर ही तो कहेगा मैंने बुद्धवास के राजाओं को हराया या बौद्ध वर्ष के राजाओं को हराया, ये तार्किक नजर आता है। और किसी शकुंतला दुष्यंत के भारतवर्ष के नाम पर हराया, वो अतार्किक नजर आता है, वो लॉजिकली फिट ही नहीं बैठता यहाँ पे। आगे देखिए, देखिए इन प्रमुख राज्यों के अलावा इस अवधि के दौरान भारत में कई छोटे राज्य थे। कुनिंदा साम्राज्य, ये भी बौद्ध था। यादव साम्राज्य दक्षिण में था, ठीक है, पशुपालन करते थे। महाजनपद, 16 महाजनपद थे, ठीक है, वो सब भी बुद्धिस्ट ही ज्यादातर दिखते हैं, ज्यादातर बुद्धिस्ट राज्य हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये खुद इनकी किताबें कहती हैं। कई जगह हिंदू भी लिख देते हैं, पर प्रमुखता बुद्ध धर्म की है। ठीक, सब जगह प्राथमिकता में बुद्ध राजा ही हैं, पीछे पीछे इन्होंने हिंदू चिपका दिया अपनी ब्राह्मणी किताबों में, प्रमुखता तो बुद्धिस्ट राजाओं से ही है। ठीक, अब ये अपने सामने जो प्रश्न खड़ा हो गया दर्शकों, कि जब खारवेल के आसपास के सभी राजा ही बुद्धिस्ट हैं,
या उत्तर भारत पूरा बौद्ध में है, ठीक, ये किसी बुद्धिस्ट राजाओं को हराकर ये कह रहा है कि इसने बौद्ध राजाओं को हराया या भारतवर्ष के राजाओं को हराया, तो भाई इस बात को ना मानने के कारण मुझे नहीं नजर आते कि हम क्यों उस भारतवर्ष शब्द को शकुंतला दुष्यंत से परिभाषित करें। क्यों ना हम इस भारतवर्ष शब्द को बुद्ध से ही परिभाषित करें, क्योंकि इसके पक्ष में साहित्यिक स्रोत भी हैं। आर्य मंजूश्री मूलकर जो कि 6th सेंचुरी की किताब है, वो कहती है कि भाई बुद्ध को ही भारत कहा गया, ठीक है। तो इसके पक्ष में अधिक प्रमाण हमें दिखते हैं कि बुद्ध को ही भारत कहा गया। और ये जो खारवेल है, ये बुद्ध के निवास स्थान के बौद्ध राजाओं को हराने के लिए भारतवर्ष के राजाओं को हराने की बात कर रहा है। इसके अलावा और कोई थ्योरी आप यहां पर फिट बिठा नहीं सकते। अगर कोई हो जो इसके अतिरिक्त कोई प्रमाणित थ्योरी दे दे तो कृपया वो आए, हमारे सामने रखे। हमारे इतने मेरे लंबा समय हो गया इतिहास पढ़ाते हुए, हो सकता है वो मुझे गलत कर दे, क्योंकि इतिहास के मैंने बड़े गहरे अध्ययन किए। इतिहास, राजनीति शास्त्र, यही विषय पढ़ाता हूं मैं। तो शायद गलत कर दे तो चलिए, अब अच्छी चीज है, मैं उसे स्वागत करूंगा कि भाई मैंने बहुत गहराई से इतिहास पढ़ा, फिर भी अगर आप कोई मुझे गलत कर सकता है तो मैं इसका स्वागत ही करूंगा कि आप इसके अतिरिक्त कोई थ्योरी लेकर आ जाएं, पर वो पुरातात्विक साक्ष्यों से मिले। मैंने वहां पे बाकायदा एविडेंशियली बताया कि खारवेल के आसपास के क्षेत्र कौन से हैं और राजा कौन से हैं, ठीक। तो ब्राह्मणवादी लोग भी एविडेंस के साथ आए और हमें बताएं कि वो किस आधार पे शकुंतला दुष्यंत की कहानी को खारवेल के अभिलेख में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने क्या बोलते हैं मैप और रख देता हूं। इस मैप से आप थोड़ा सा और क्लियर करिए। ये 1st सेंचुरी एडी से 1st सेंचुरी बीसी का मैप है। ये मैप आपके सामने थोड़ी पिक्चर और क्लियर करेगा। क्या कहता है मैप, इसे रखता हूं, देखिए। चलिए दर्शकों, ये मैप आपके सामने लोड हो रहा है और इसे थोड़ी देखिए, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। चलिए, तो ये मैप है आपके सामने। अब इसे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं दर्शकों, मैं आपके सामने इसे थोड़ा बड़ा करता हूं। अब देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है इसे कलिंग कहा जा रहा है। ये शायद संभवतः आप देख पा रहे होंगे, ठीक। इसे कलिंग कहा जा रहा है। ये कलिंग है, उड़ीसा कलिंग। यहाँ पे खारवेल है, ठीक है। इस खारवेल के दक्षिण में ये देखिए सातवाहन राज्य है, अमरावती वगैरह ये सब। सात सतकर्णी राजा इन्हें हराया, ऐसी बात कह रहा है, ठीक। उसके आसपास देखिए शुंग एम्पायर की बात कर रहे हैं। शुंग लोग भी, ये लोग भी बौद्ध धर्म के संरक्षक बताए गए। उसके बाद ये पाटलिपुत्र वगैरह उत्तर में देखिए शक लोग हैं, ये दिख जाएंगे आपको, शक दिखेंगे। शक लोग भी बुद्धिस्ट हैं। उसके बाद क्षत्रप हैं इस तरफ, उज्जैन इस तरफ देखिए, उज्जैन और इस तरफ देखिए, ये लोग भी बुद्धिस्ट हैं। और सबसे बड़े राजा कुषाणा, ये देखिए टैक्सशिला से लेके मथुरा तक इनका कब्जा था, ये कुषाणा है। और इनके सब इनके सब सहायक लोग, वो लोग भी शासन कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि जब ये कलिंग युद्ध वाला खारवेल उत्तर भारत के कुछ राजाओं की हराने की बात कहता है, तो निश्चित रूप से उत्तर भारत के क्षेत्र में उसे शक क्षत्रपों से लड़ना है, कुषाणों से लड़ना है, शकों से लड़ना है, शुंगों से लड़ना है। और ये सब बौद्ध धर्म के ही संरक्षक हैं, उनके ही क्षेत्र, ठीक है। और ये जो पूरा निवास स्थान है जिसको हराने की, शक, विशेषकर ये शक क्षेत्र जो है, इसके उत्तर में, कलिंग के उत्तर में शक, पाटलिपुत्र ये सब आते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है ये तो बुद्धमय क्षेत्र है, बुद्ध का निवास स्थान है। यहाँ पे शक राजा है, शक लोग बुद्धिस्ट हैं, इन्हीं का क्षेत्र है, ठीक। थोड़े से नीचे शुंग लोग भी हैं, इस तरफ जाएगा तो कुषाण है। तो कोई संभावना ही नहीं है कि ये बुद्ध के अलावा किसी राजाओं को हराए। भारतवर्ष का शब्द का मतलब या तो किसी बुद्ध राजा को हराना है या बुद्धिस्ट राजाओं को हराना है, बुद्ध के क्षेत्र में निवास करने वाले राजाओं को हराना। मेरी थ्योरी इस बात पर मैं समझ करता हूं कि भाई कलिंग के, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में जो 10वीं लाइन में राजा खारवेल भारतवर्ष के राजाओं को हराने की बात कहता है, भारत यानी बुद्ध, यानी उनका निवास स्थान, वस यानी निवास स्थान जहां वो बसते थे,
उसे यह भारतवर्ष कर दिया और उन्हीं के आसपास के राजाओं को कभी इसने हराया होगा, जिसके प्रमाण देता हुआ दिखता है या बात करता हुआ दिखाई देता है। ठीक, वही थ्योरी सबसे एक्सेप्टेड है। और वैसे भी इसके आसपास सारे राजा ही बुद्धिस्ट हैं, ये किसी को भी हराए या जिसके भी संदर्भ में भारतवर्ष कह रहा है, निश्चित रूप से वो बुद्धिस्ट राजा होगा। तो बुद्धिस्ट राजाओं या बौद्ध के निवास स्थानों पर ही खारवेल के पहले हाथी गुफा अभिलेख में हमें भारतवर्ष शब्द बुद्ध के संदर्भ में प्रमाणित मिलता है। आगे इसका प्रमाण हम कर देते हैं आर्य मंजूश्री मूलकल्प से। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में भी बुद्ध को ही भारत कहा गया। तो अगर खारवेल के हम हाथी गुफा अभिलेख में भारत और वास इन दो शब्दों को देखें तो बुद्ध के निवास स्थान के राजाओं को इसने हराया। ये थ्योरी ज्यादा प्रमाणित है और कोई थ्योरी प्रमाणित नहीं है। ये देखिए दर्शकों, कुषाण लोग हैं और कुषाणों का एम्पायर बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है आप अंदाज लगाइए, ये कितने नीचे तक फैले, आप इससे अंदाज लगा लीजिए। ये देखिए, आप कुषाणों को देखिए, आप यहां से मथुरा से साकेत, ठीक है, साकेत तक पहुंच गए। साकेत ये बिहार का पूरा क्षेत्र, पाटलिपुत्र तक का भी थोड़ा क्षेत्र इनके कंट्रोल में है, फ्यूडल शासन कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश का कोई क्षेत्र है वो भी दिख रहा है, ठीक, और चंपा तक का क्षेत्र दिख रहा है वेस्टर्न। कुषाण और उनके सहायक लोग ही शासन कर रहे हैं, ठीक, पूरे स्तर के पाटलिपुत्र तक कुषाण लोग कब्जे में दिख रहा है। देखिए, इतने बड़े क्षेत्र पर भी इनके शासक हैं या इनके अधीनस्थ लोग हैं, वो शासन कर रहे हैं, ठीक। तो ये देखिए, इससे हमें पता चलेगा कि मोटे मोटे तौर पर ये किस तरह के राज्य की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी इसमें बात की जा रही है, किसमें, हाथी गुफा अभिलेख में, ये बुद्ध के ही क्षेत्रों की बात है और कोई थ्योरी फिट बैठना संभव ही दिखाई नहीं देता। देयर इज नो पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई संभावना और पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई देती, ठीक है। ये देखिए, एक और प्रमाण है। हम कुछ और किताबों से जब इसे सर्च करते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी बीडी एडी से फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बीच में कौन कौन से राज्य शासन कर रहे थे खारवेल के समय में, तो हमारे सामने इसकी एक टाइमलाइन या मैप भी आता है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, इस टाइमलाइन और मैप का भी थोड़ा अध्ययन करिए। देखिए, ये आपके सामने आ गया होगा। देखिए, ये टाइमलाइन है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी के बीच उत्तर भारत में जिन साम्राज्य थे उनका मानचित्र देख लीजिए। ये क्या क्या है, देखिए, कुषाण साम्राज्य, ये राज्य कर रहे थे अफगानिस्तान से मध्य भारत तक। शक लोग थे उत्तर पश्चिम भारत में। इंडो पार्थियन थे उत्तर पश्चिम में। इंडो सीथियन थे उत्तर पश्चिम में। मौर्य साम्राज्य खंडित रूप में मध्य भारत में था, ठीक, ये सब देख लीजिए। शुंगास थे मध्य भारत में और वकाटक थे मध्य भारत में। सातवाहन थे मध्य और दक्षिण भारत में, ये लोग शासन कर रहे थे। और ये सब के सब बुद्धिस्ट राज थे, बुद्धिस्ट लोग हैं। देयर इज नो वे, खारवेल के पास कोई तरीका नहीं है। उसे जब भी लड़ना पड़ेगा उत्तर भारत में बुद्ध राजाओं से लड़ना पड़ेगा या बुद्धिस्ट क्षेत्र के राजाओं से लड़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से उसने भारतवर्ष के राजाओं से लड़ने की जो बात की है वो बुद्ध लोगों के राजाओं से ही लड़ने, या तो बुद्धिस्ट राजाओं के संदर्भ में शब्द इस्तेमाल किया है या फिर बुद्ध के निवास स्थान। दो ही विकल्प हैं और कोई तरीका हमारे सामने दिखता नहीं कि हम ये सिद्ध करें कि खारवेल किसी और धर्म के राजा से लड़ रहा था या किसी और क्षेत्र की बात को ये बुद्ध या भारतवर्ष कह रहा था। और कोई थ्योरी भी फिट नहीं बैठती, चाहे कुछ कर लीजिए आप, थ्योरी फिट नहीं बैठा पाएंगे, ठीक। चलिए, अब हम इस बात को प्रमाणित कर देते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि खारवेल का भारतवर्ष मतलब बुद्ध का निवास स्थान है, तो इसको प्रमाणित करने के लिए हम अपने आर्कोलॉजिकल थ्योरी के पक्ष में 6th सेंचुरी की जो तिब्बत से मिली हुई किताब है आर्य मंजूश्री मूल कल्प को यहाँ समअप करते हैं, उसे भी सामने रखते हैं कि ये क्या कहती दिखाई देती है, ठीक। इसका ये तो मैंने पिछले सेशन में ओपन भी कर दी थी, लेकिन ये बेसिकली साहित्यिक प्रमाण है जो कि खारवेल के हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के पुरातात्विक प्रमाण के पक्ष में सिद्ध करने के लिए यहाँ हम दे रहे हैं कि खारवेल का जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है वहां बुद्ध और बुद्ध के निवास स्थान की बात है। इसे सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्य मंजूश्री मूलकल्प पढ़ना पड़ेगा। आर्य मंजूश्री मूलकल्प क्या कहती है, भारत तथागत बुद्ध का नाम है जिसका उल्लेख 6ठी शताब्दी ईस्वी में मंजूश्री मूलकल्प की शिक्षाओं में भाग लेने के रूप में किया गया है। मंजूश्री
ज्ञान के बोधिसत्व को समर्पित सबसे बड़ा क्रिया तंत्र में से एक है। मुख्य रूप से अनुष्ठानिक तत्वों के संबंधित ज्ञान और विश्व कोश का प्रतिनिधित्व करती है। बुद्ध धर्म इस पाठ की शिक्षाएं मंजूश्री से उत्पन्न हुई हैं। बुद्ध शकमणि द्वारा बड़े दर्शकों की उपस्थिति में इसका पाठ किया गया था। ठीक, तो ये आर्य मंजूश्री मूल कल्प बुद्ध तथागत बुद्ध को ही भरत कहती हुई दिखाई देती है। तो ये पुरातात्विक प्रमाण के पक्ष में साहित्यिक प्रमाण है। हमने यहाँ पर आपको आर्कोलॉजिकल एविडेंस दिए और उस थ्योरी को समझाया, और उसे पुख्ता करने के लिए यहाँ पर हमने लिटरेरी एविडेंस यानी साहित्यिक प्रमाण भी दिए कि ये बताने के लिए कि जो हमारी केस स्टडी है 100% परफेक्ट है और इसमें लेश मात्र भी गलती की गुंजाइशें नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे विरोधी हैं वो अपना पक्ष यहाँ पर आकर रख सकते हैं, बताएं आगे चलकर कि भाई वो कोई एविडेंस दे दें इस बात को खारिज करने के लिए कि खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में जो भारतवर्ष शब्द है वो बुद्ध के निवास स्थान या बुद्धिस्ट राजाओं के लिए नहीं है, इनके किसी भरत ऋषि, इनके किसी शकुंतला के लड़के या इनके किसी और मनु या भरत कबीले के संदर्भ में। प्लीज प्रोवाइड द एविडेंस। मैं यही कहूंगा कि आप एविडेंस के साथ आए, आगे जब डिबेट के लिए दूंगा तो एविडेंस भी दीजिएगा। अभी दर्शकों प्रमाण कम नहीं हुए, अभी हम और प्रमाण भी दे रहे हैं अपनी इस थ्योरी को कि बात सिर्फ फर्स्ट सेंचुरी की नहीं है। फर्स्ट सेंचुरी एडी में बीसी में एडी बीसी के बीच में ये खारबेल है, ये भारतवर्ष शब्द लिख रहा है, लेकिन फिर ये बात कहते हैं कि भाई स्पिट्जर स्क्रिप्ट है जो कि तिब्बत से मिली, उसमें भी महाभारत शब्द का उल्लेख है। अब ये महाभारत शब्द का उल्लेख स्पिट्जर स्क्रिप्ट में जो है उसे और थोड़ा देख लेते हैं, उसका भी मूल्यांकन कर लेते हैं, आखिर वो स्पिट्जर स्क्रिप्ट क्या कह रही, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम अपनी थ्योरी नहीं लगा रहे दर्शकों, हम अपनी कोई थ्योरी नहीं इसमें लगा रहे। अपनी थ्योरी मतलब हम अपने सम्यक इतिहासकार स्पिट्जर स्क्रिप्ट के बारे में जो कहते हैं वो नहीं कह रहे, इनके ही इतिहासकार जो कह रहे हैं उसे ही लेते हैं। चलिए उसी से मूल्यांकन करते हैं स्पिट्जर स्क्रिप्ट का, आखिर वो क्या कह रही है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा इस पर गौर करिएगा, आपको स्पिट्जर स्क्रिप्ट से कुछ अद्भुत जानकारियां पता चलेंगी। विशेषकर ये पता चलेगी कि ये बुद्धिस्ट लोग ही हैं जो रामायण महाभारत की कहानियां लिख रहे थे और अपने तरीके से लिख रहे थे, और इन्हीं कहानियों को इन ब्राह्मणवादियों ने गंदे स्वरूप में आज हमारे सामने प्रस्तुत किया। स्पिट्जर स्क्रिप्ट इनके महाभारत रामायण के प्रमाण को सिद्ध करती है या नहीं करती वो तो ये जाने, लेकिन वह सिद्ध कर देती है कि रामायण महाभारत और तमाम सारी अर्थशास्त्र जैसी कहानियां जो आज ये चाणक्य वाणक्य के नाम पर लिखकर परोसते हैं, ये तो बुद्धिस्ट लोगों की है। बुद्ध लोग लिख रहे थे ये सब, और उन्हीं की कहानियों को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रख देते हैं। चलिए स्पिट्जर स्क्रिप्ट की तरफ ले जाता हूं, इसकी बात बहुत ब्राह्मणवादी करते हैं। आज मैं स्पिट्जर स्क्रिप्ट आपको यह कह के नहीं बताऊंगा कि यह किसकी है, किसने लिखी, ये मुद्दा ही नहीं है। उसमें जो महाभारत शब्द या महाभारत का उल्लेख है वो किसके संदर्भ में, हमारा उद्देश्य तो वो है। हम अपने प्रमाण के पक्ष में जो भी हमने यहाँ पे पुरातात्विक प्रमाण दिए, एक और प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि खारवेल भरत वर्ष शब्द इस्तेमाल बुद्ध के संदर्भ में कर रहा है, बुद्ध के क्षेत्र के संदर्भ में कर रहा है। तो स्पिट्जर स्क्रिप्ट में भी कुछ बातें लिखी हुई हैं और वो भी बुद्धिस्टों के संदर्भ में। चलिए देखते हैं, वहां पे लेके चलता हूं।